देखिए, ये आपका 20 दिसंबर 2024 का संपादकीय पाठ है। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि छूटेगा भाई कुछ भी नहीं। हो सकता है कि एक दिन कभी अगर कोई परेशानी आ जाती है, कहीं व्यस्तता आ जाती है, तो एक दिन बाद आपको क्लास मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो इसे देख लेते हैं। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोकें। आजकल जहां देखिए प्रदूषण की ही बात हो रही है, चाहे राजनीति का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तो वायु प्रदूषण और आर्थिक विकास में सीधा संबंध दिखता है। कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण उद्योग में उड़ने वाली धूल को रोका जाएगा तो कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ेगी और आर्थिक विकास सुस्त पड़ेगा। इसी प्रकार गाड़ियों और उद्योगों के उत्सर्जन एवं किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण अवश्य होता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में माल को लागत घटती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। हालांकि प्रदूषण का यह केवल सीधा प्रभाव है, इसी प्रदूषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास के विपरीत होते हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे, वायु प्रदूषण होने के कारण विदेशी निवेशकों और विदेशी पर्यटक नहीं आना चाहते। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्रभावित होने से लोगों की औसत आयु घटती है। जो व्यक्ति 70 वर्ष तक कार्य करके आर्थिक विकास में योगदान कर सकता था, वही व्यक्ति प्रदूषण के कारण बीमार पड़ने से 50 साल की उम्र में ही निष्क्रिय होने लगता है। समग्रता में देखें तो प्रदूषण को रोकना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद है। यह हमारी दूरदर्शिता ही है कि हम प्रदूषण को के केवल सीधे नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा करते हैं। प्रदूषण पर बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर कुछ कदम उठाए हैं। पहला, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। दूसरा, घर घर में एलपीजी सिलेंडर का वितरण करना। और तीसरा, शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार। और इन कदमों को उठाने के लिए सरकार को साधुवाद, लेकिन एक कदम पर्याप्त नहीं है। देखिए, जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो सरकार की जो पहले रहती है ना, उनका उल्लेख कर दिया करिएगा। प्रदूषण नियंत्रण में सबसे बड़ी समस्या कार्यान्वयन की है। गाड़ियों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के विरुद्ध पुलिस द्वारा कम ही कदम उठाए जाते हैं। इस प्रकार कंस्ट्रक्शन उद्योग के लिए भी व्यापक कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ऐलान किया है कि 21 कंस्ट्रक्शन इकाइयों पर वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में 8.35 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया और किसी कंस्ट्रक्शन परियोजना में हजारों करोड़ रुपए के दावों को देखते हुए यह ऊंट के मुंह में जीरा है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में कभी कभी कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बदरपुर बिजली संयंत्र एवं डीजल जनरेटरों पर प्रतिबंध लगाया गया, परंतु ये संकट के समय उठाए जाने वाले अल्पकालिक कदम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरीज को तत्काल राहत के लिए आईसीयू में भर्ती किया जाता है। ऐसे कदमों से मूल समस्या का समाधान नहीं होता है और इसी प्रकार उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से निपटने में समस्या उपायों को अमल में लाने के स्तर पर जुड़ी हुई है। अधिकारी उनके मामले में सख्त कदम नहीं उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अर्थशास्त्र में पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक बेहतरी की एक अवधारणा है। जैसे कि 1 करोड़ रुपए की लागत से कोई सड़क बनाई जाए, यदि सड़क ना बनाई जाए तो उस पर जो लाखों लोग चलते हैं, उनके जूते घिसने, समय की बर्बादी, गाड़ियों के टायर खराब होने का खर्चा मान लीजिए 3 करोड़ आता है। ऐसे में सड़क बनाना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद है। 1 करोड़ के खर्च से 3 करोड़ का लाभ मिल सकता है। ऐसे कार्यों को पब्लिक गुड्स कहा जाता है, जो मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता से 1 करोड़ का टैक्स वसूल करके सड़क बनाए और इससे जनता भी खुश होगी और क्योंकि उसे 3 करोड़ की बचत होगी, जबकि 1 करोड़ का टैक्स देना होगा। इस प्रकार यह विषय नीति का नहीं बल्कि कार्यान्वयन का बनता है और सरकार, आप देखते हैं, सरकार को चाहिए कि वह दूरदर्शिता छोड़े और वायु प्रदूषण का नियंत्रण के लिए पब्लिक गुड्स पर ध्यान केंद्रित करे। गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन उद्योगों पर सख्ती करनी चाहिए और इस सख्ती से जितना जनता को नुकसान होगा उससे कहीं गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। समस्या यही है कि इन पर कार्रवाई से यातायात का खर्च बढ़ता है, मकान बनाने का खर्च बढ़ता है और उद्योगों द्वारा उत्पादन का खर्च बढ़ता है और आर्थिक विकास मंद पड़ता है। और इसके बावजूद यदि सरकार इस पर अमल करे तो आर्थिक विकास को गति मिलेगी। 3 बिंदुओं पर सरकार को नीतियां सुधारनी चाहिए। पहला है पराली दहन के संबंध में हमें समझना चाहिए कि पराली एक ऑर्गेनिक उत्पाद है जिसका उपयोग कागज अथवा बिजली बनाने में किया जा सकता है। इसे खेतों में जलाना अत्यंत हानिप्रद है क्योंकि यह हमें वायु प्रदूषण के साथ साथ अपनी बहुमूल्य वस्तु को जला दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को निर्देश
देखिए, वह जिस प्रकार गेहूं धान की खरीद करता है वैसे ही वह पराली खरीदे, फिर उसे कागज उद्योग अथवा बिजली संयंत्रों को बेचा जा सकता है। सरकार को इसमें कुछ घाटा होगा क्योंकि पराली को खेत से बटोर कर निगम के गोदाम तक लाने में खर्च आएगा, जबकि पराली का विक्रय संभवतः कम मूल्य पर होगा। इस घाटे को सरकार को वहन करना चाहिए क्योंकि स्वच्छ वायु एक पब्लिक गुड है और आप देखिए उसके लिए इस खर्च का वहन किया जाना चाहिए। दूसरा कदम जल विद्युत से जुड़ा है। यह सही है कि जल विद्युत से सीधे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन जल विद्युत से टेहरी जैसी बड़ी झीलों के जरिए मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए कार्बन से भी अधिक हानिकारक है। जल विद्युत परियोजनाओं में जंगल पानी में डूब जाते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण पर असर पड़ता है। सरकार ऊर्जा के मोर्चे पर सौर एवं पवन ऊर्जा का व्यापक प्रोत्साहन दे और उस सूची में से जल विद्युत परियोजनाओं को हटाए। तीसरी नीति एयर कंडीशनर यानी कि एसी से जुड़ी है। एसी में बिजली की खपत ज्यादा होती है जो अंततः प्रदूषण का कारण बनती है। इसलिए सरकार एसी पर टैक्स अधिक लगाए जिससे उससे उसके स्थान पर पंखे और डिजर्ट कूलर का ज्यादा उपयोग हो। प्रदूषण को लेकर अक्सर पटाखों और आतिशबाजी को भी दोष दिया जाता है, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है, अपितु यह एक तत्कालिक मुद्दा भर है। इसके बावजूद ग्रीन पटाखों को प्रोत्साहन उपयोगी हो सकता है। लेखक आर्थिक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनका नाम है डॉक्टर भरत झुंझुनूवाला। आप देखते हैं कि इसमें समस्याएं क्या हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आगे क्या किया जा सकता है, सब कुछ बता दिया गया। यही तो भैया आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, ऐसे ही तो निबंध लिखना है आपको। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा करिएगा ये इस तरह के एडिटोरियल। अलग माहौल में दिल्ली के चुनाव। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आपको सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना होगा। राजनीति की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली। यहाँ विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री थे, फिर आप देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अतीशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की तो सीमा कोई नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है, कितना तो चुनाव लड़ सकते हैं। 18 साल हो चुके हैं तो आप लोग वोट डाल सकते हैं। चिंता और चिंतन। भारतीय दर्शन परंपरा में चिंता को चिता तो चिंतन को गंगा के समान बताया गया। चिंता में मन बाह्य परिस्थितियों में नकारात्मक रूप से भटक कर हमारा अहित करता है, किंतु चिंतन हमें सकारात्मक विचारों समाधान को दिशा में ले जाकर नकारात्मकता को दूर करता है। जिस प्रकार से गंगा के पवित्र जल से मन निर्मल एवं पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार सार्थक चिंतन से मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसके विकट समस्याओं का भी सहज समाधान दिखने लगता है। माता सीता की खोज में सुदूर निकल आए वानर दल को जब कुछ नहीं सूझ रहा था, तब विवेकशील जामवंत जी ने चिंतन किया। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। इससे प्रेरित होकर अपनी शक्तियों की अनुभूति से हनुमान जी ने असंभव से कार्य को संभव बना दिया। चिंतन द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। चिंतन के लिए आवश्यक है कि हम स्थिर बुद्धि, शांत और परिपक्व मस्तिष्क द्वारा समस्या को चिन्हित करें, उसे आत्मज्ञान द्वारा दूर करने का प्रयास करें। और जब हम समस्याओं पर विवेक सम्मत विचार करते हैं तो समाधान भी सरलता से मिलने लगता है। प्राय जीवन में कई समस्याएं विकराल नजर आती हैं, लेकिन शांत चित्त से उस पर विचार किया जाए तो उसकी सूक्ष्मता भी दिखाई देने लगती है, समाधान भी। चिंतन के निरंतर अभ्यास से हम यह भी जानने लगते हैं कि प्राय हम जिस बड़ी समस्या मान रहे थे वह एक छोटा सा अवरोध मात्र है। चिंतन की प्रक्रिया से न केवल जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है, वरन यह प्रक्रिया हमारे आत्मबोध एवं आत्मविश्वास को बढ़ाती है। चिंतन मानव जीवन को सकारात्मक दिशा का प्रभाव साधन है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई का समाधान निकल सकता है, बस उस पर स्थिर मन से विचार करने की आवश्यकता है। सीखा करिएगा, कुछ समझा करिएगा। खतरे में संसद की गरिमा। अभी आप देख रहे हैं जो हंगामा हो रहा है, जो मारपीट कह लीजिए आप लोग, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही कहूंगा। संसद के 3 भाग होते हैं, देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। शीतकालीन सत्र में संसद के भीतर बाहर जो हो रहा है उससे इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि उसकी गरिमा से जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसकी बची कुची गरिमा भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह शायद इसी कोशिश का नतीजा रहा कि गत दिवस संसद परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद भिड़ गए और आप देखेंगे कि उनमें
ऐसी धक्का मुक्की हुई कि 2 भाजपा सांसदों को चोट लग गई। यह मानना कठिन है कि यह धक्का मुक्की अनजाने में हुई। चोटिल भाजपा सांसदों का आरोप है कि उनके साथी उनसे जानबूझकर भिड़े हैं। राहुल गांधी और उनके राहुल गांधी और उनके साथियों साथियों का जवाबी आरोप यह है कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी। इसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए थे। यदि यह मान लिया जाए ऐसा हुआ तो क्या उसका प्रतिकार सत्ता पक्ष के सांसदों को धक्का देकर चोटिल करना और आक्रामक ढंग से एक महिला सांसद के निकट जाकर उसे असहज करना था? पता नहीं किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उक्त घटना संसद ही नहीं देश को भी शर्मिंदा करने वाली है। और आप देखिए, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि वह मर्यादा से विहीन दिखने लगे। ऐसी राजनीति केवल धिक्कार की बात होती है। संसद की मर्यादा को तार-तार करने वाली उक्त घटना सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती कटुता का ही नतीजा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पक्ष विपक्ष के बीच जो राजनीतिक कटुता पनपी है वह अब बेहद विषाक्त रूप ले चुकी है। इस कटुता के चलते मिथ्या आरोप लगाने में संकोच नहीं किया जा सकता है। विडंबना यह है कि इन दिनों जिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं, वह खुद उन तौर तरीकों को अराजकता का व्याकरण करते दिखे थे कहते कहते थे जो संसद के भीतर बाहर देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच शत्रुता पूर्ण संबंध केवल भारतीय राजनीति ही नहीं, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। दोनों पक्षों के बीच शत्रु भाव कम होने के कोई आसार इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे सतह पर लाए जा रहे हैं जिनका कोई उचित नहीं है बनता, जिसका मकसद लोगों को बरगलाना है। और बीते कुछ समय से यह जो भय का भूत खड़ा किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, वह राजनीति के छिछले स्तर का ही परिचायक है। यदि इस छिछली राजनीति पर लगाम नहीं लगी तो जो कुछ गत दिवस संसद में देखने को मिला है वह आगे भी देखने को मिलेगा, शायद कहीं अधिक फूहड़ रूप में। यदि कोई यह समझ रहा है कि धक्का मुक्की वाली राजनीति से उसे कोई लाभ मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उससे लोगों में राजनीति के प्रति अरुचि ही पैदा हो रही है। और देखिए, एक पे 11 दोनों है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। विकास को गति, विकास कार्यों को की ठीक से निगरानी, उसकी समय समय पर समीक्षा नहीं होगी होगी तो मनमानी हावी रहेगी। एक तो काम की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी, दूसरी समय से पूरा नहीं होगा और ठेकेदार और अधिकारी इसका लाभ उठाएंगे। बिहार में ऐसा ना हो और विकास की गति में तेजी रहे, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सक्रिय रहते हैं। इसे लेकर मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक होती है। मुख्यमंत्री की 23 दिसंबर से शुरू हो रही प्रगति यात्रा का उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री की यात्रा को देखते हुए पहले चरण वाले जिलों में लंबित विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। वह चाहे सड़क का निर्माण पूरा करना हो या फिर अस्पताल की व्यवस्था सुधारनी हो। अभी जिस तेजी से काम हो रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित होने से पहले भी अगर उसे गति से होता है तो कितना अच्छा होता है। अमूमन देखा जाए कि जब भी मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री या सचिव स्तर के अधिकारी का दौरा निर्धारित होता है, सुस्त अधिकारी व कर्मचारी तेजी पकड़ लेते हैं, अधूरे कार्यों को पूरा किया जाता है और इसमें कई बार गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। कई ऐसे भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री या मंत्री से करा दिया जाता है जो अधूरा रहता है। इसकी वानगी मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में बने मॉडल अस्पताल का है। मरीजों को इसका लाभ उद्घाटन के करीब 10 माह बाद मिलना शुरू हुआ था। अभी भी यहाँ कई विभागों को लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है। किसी भी तरह की लापरवाही व कमी पर जिम्मेदार पर कार्रवाई हो। इसके साथ आनन फानन में जो कार्य पूरे किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता को भी देखना होगा। एक और बात बताऊं, हमारे नेताओं को क्या है, उद्घाटन करने में बड़ा वो लगता है कि पूरा हो या ना हो काम, उद्घाटन पहले कर दें। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, तो देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों और नौकरी पेशा महिलाएं अक्सर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती और डरती हैं। घर से निकलने के बाद उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि आज उनके साथ रास्ते में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कई बार सार्वजनिक परिवहन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण छेड़छाड़ के डर से वे उसका उपयोग नहीं करते हैं। वहीं ज्यादातर लड़कियां अपने साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना का जिक्र घर वालों से इसलिए भी नहीं करती हैं कि कहीं वे उन्हें स्कूल कॉलेज जाने से मना ना कर दें। एक सर्वेक्षण के अनुसार 95% महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सामग्री पर रोक
ये बार यौन अपराध के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि सार्वजनिक परिवहन में अच्छा व्यवहार न केवल सिखाने की चीज है, बल्कि उससे की सख्ती से पालन भी होना चाहिए। आज आत्मनिर्भर महिलाएं घर और बाहर दोनों ही जगह निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। महिलाओं की आप देखिए आत्मनिर्भरता ने उनके आत्मविश्वास को मजबूती दी है और उन्हें इस बात का एहसास कराया है कि वे कुछ करने में सक्षम हैं। पहले वे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए घर के पुरुषों पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। ऐसे में देश भर में महिलाओं के बीच शिक्षा और काम के अवसरों को बढ़ाने के साथ उनके लिए सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को भी सुरक्षित बनाने की सख्त जरूरत है। उल्लेखनीय है कि किसी भी असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की आशंका बढ़ जाती है। सुरक्षित और पर्याप्त रोशन सड़कों की कमी एवं सार्वजनिक परिवहन की समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध के साथ ही उन पर हमला हो सकते हैं। और जब तक हमारे देश में महिलाओं बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक आप देखते हैं हम अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाएंगे। लिहाजा लोगों को सार्वजनिक परिवहन में अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए। इसी से हमारा देश सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप लोग अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं? ये देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना होगा अगर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। भारत को वैश्विक शिक्षा का गढ़ बनाने की तैयारी हो रही है। नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। भारत में उच्च शिक्षा का परिदृश्य पिछले एक दशक के दौरान तेजी से बदला है। देश के युवा आज वैश्विक स्तर पर अपनी कौशल और शिक्षा की पहचान बना रहे हैं। हर साल लाखों भारतीय छात्र बेहतर अवसरों, सुविधाओं और शिक्षा के लिए विदेश का रुख करते हैं। इससे भारत से भारी धनराशि के साथ ही प्रतिभा भी विदेश चली जाती है। सवाल यह उठता है कि भारतीय छात्र आखिर विदेशी विश्वविद्यालयों को क्यों अपनी पहली पसंद मानते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसे रोकने के लिए सरकार और देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लिहाजा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। इनका उद्देश्य भारत में ही विश्व स्तरीय शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, ताकि छात्रों को विदेश का रुख ना करना पड़े। अब आप देखिए जो विदेश में माहौल मिलता है, जिस तरह की शिक्षा मिलती है, अगर भारत में मिलने लग जाए तो लोग काहे को बच्चे बाहर जाएंगे। आप खुद सोचिए, अपना देश छोड़कर बाहर कोई खुशी से थोड़ी जाना चाहता होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों की खूबियों का अध्ययन कर उन्हें भारतीय संस्थानों में लागू करने का भी प्रयास हो रहा है। उदाहरण के लिए डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को भारतीय विश्वविद्यालय में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में यूजीसी के माध्यम से इंटर्नशिप को स्नातक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाने की पहल की है। और इस कदम का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटना है। यह देखा गया कि कई छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम में शामिल करने से छात्रों को व्यावसायिक दुनिया के व्यवहारिक अनुभव का लाभ मिलेगा। इससे वे उद्योगों की मांगों के अनुसार अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे और रोजगार प्राप्त करने की उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही छात्रों में आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक कौशल का भी विकास होगा। सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली छात्रों की योग्यता को मापने और उनके शैक्षणिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए तैयार की गई है। इस प्रणाली के तहत छात्रों को 30 अंकों की पढ़ाई के लिए एक क्रेडिट अंक दिया जाएगा। यह छात्रों को न केवल अपने प्रयासों को मापने का एक ठोस पैमाना प्रदान करेगा, बल्कि इससे उन्हें अपनी प्रगति को बेहतर तरीके से समझने का अवसर भी मिलेगा। और इसके अलावा आप देखिए यह फ्रेमवर्क छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी अधोसंरचना और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता है। भारत सरकार ने इस संदर्भ में प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों की खूबियों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य उन विशेषताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों में लागू करना है जो छात्रों को विदेश जाने के लिए आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि अमेरिका में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रम छात्रों के बीच लोकप्रिय है, तो उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों में भी शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चुनौतियों की बात करें तो भारतीय छात्रों का विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ता रुझान देश की शिक्षा प्रणाली और रोजगार व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 108 देशों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या 13,35,878 तक पहुंच गई है, जो 2019 में 6,75,541 थी। यह तेज वृद्धि न केवल छात्रों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है, बल्कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों की सीमाओं
को भी उजागर करती है। भारतीय छात्र हर वर्ष विदेश में शिक्षा पर लगभग 60 अरब डॉलर, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो 2019 के 37 अरब डॉलर से कहीं बहुत अधिक हैं, और यह राशि भारत के कुल शिक्षा बजट की का कई गुना है। इस प्रवृत्ति से उत्पन्न चुनौतियां केवल आर्थिक नहीं है, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं भारत लौटने पर उनके लिए उपयुक्त रोजगार के अवसर तलाशना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त विदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण भारत को अपने घरेलू शिक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। देश में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती उच्च शिक्षा का प्रसार करना अनिवार्य है, ताकि छात्रों को विदेश में शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता कम महसूस हो। आगे की राय तो केंद्र सरकार द्वारा निजी और सरकारी संस्थानों के बीच साझेदारी से शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन प्रयासों के प्रभावी होने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए केवल नीतियों की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच मजबूत तालमेल की आवश्यकता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण और छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। और भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शोध और नवाचार को बढ़ावा देने सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय उन्हें अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए। उद्योगों और शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी से छात्रों को व्यावसायिक अनुभव मिलेगा और बेरोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। नए आधुनिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर देना चाहिए। शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक शिक्षा पद्धतियों के अनुरूप प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। भारतीय छात्रों के विदेश जाने के कारण तो भारत से हर साल लाखों छात्र बेहतर भविष्य और उच्च शिक्षा के उद्देश्य से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अन्य विकसित देशों का रुख करते हैं। यह प्रवृत्ति की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोजगार और स्थायी निवास जैसी आकांक्षाएं भी जुड़ी है। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता देने के पीछे कई कारण हैं, जो देश की शिक्षा प्रणाली अवसरों की सीमाओं को उजागर करते हैं। और विदेश से विश्वविद्यालयों का आकर्षण सबसे पहले उनके पाठ्यक्रम अध्ययन के लचीलेपन में निहित है, और यह लचीलापन छात्रों को उनके रुचि क्षेत्रों में गहराई से पढ़ने, साथ ही अन्य विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने की स्वतंत्रता देता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के विश्वविद्यालयों में एक छात्र एक ही समय में कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान जैसे दो अलग अलग कि विषयों को पढ़ सकता है। इसके विपरीत भारतीय शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों को कठोर संरचनाओं में बांध देती है, जहां उनके पास विकल्पों की कमी होती है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव और इंटर्नशिप पर विदेशी विश्वविद्यालयों का जोर छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अध्ययन के दौरान उद्योगों में काम करने का अवसर न केवल उनके कौशल को निखारता है, बल्कि उन्हें नौकरी के लिए पहले से तैयार करता है। भारतीय विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अभी भी उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और जिससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। शोध और नवाचार के क्षेत्र में भी भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी संस्थानों से काफी पीछे हैं, और जहां आप देखते हैं कि विदेश के विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में शोध परियोजनाओं को फंड उपलब्ध कराते हैं, और छात्रों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। वहीं भारत में शोध के लिए संसाधनों की कमी है। हमारे विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बजाय पाठ्यक्रमों को पूरा करने, परीक्षाओं को पास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। विदेशी शिक्षा प्रणाली छात्रों को एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनने का भी अवसर प्रदान करता है। यह नेटवर्क उन्हें विभिन्न देशों और सांस्कृतिक छात्रों के साथ बातचीत करने और सीखने का मौका देता है। इस प्रक्रिया में उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है और वे वैश्विक बाजार की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। भारत के अधिकांश स्थानों में यह सुविधा सीमित है। रोजगार के अवसर भी छात्रों को विदेश की ओर आकर्षित करते हैं। कई विकसित देशों में पढ़ाई करने के बाद छात्रों की वर्क वीजा और स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की सुविधाएं मिलती हैं, और ऐसे देशों में पढ़ाई करना केवल एक डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह छात्रों को वहां बसने और लंबे समय तक काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। भारत में इस प्रकार के अवसरों की कमी के कारण छात्र बेहतर रोजगार की तलाश में विदेश चले जाते हैं। हालांकि आप देखिए, छात्रों का यह प्लान देश के लिए चिंता का विषय है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है,
जिन छात्रों को भारत में अपनी प्रतिबद्धता का उपयोग करना चाहिए वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। वहीं अभिभावकों के लिए विदेश में पढ़ाई का खर्च वहन करना भी बड़ा वित्तीय बोझ है। लिहाजा भारतीय छात्रों का विदेशी पलायन चुनौतियों के साथ ही शिक्षा तंत्र को सुधारने का एक अवसर भी है। अगर सरकार और शिक्षा संस्थान छात्रों की आकांक्षाओं को समझते हुए ठोस कदम उठाते हैं तो इससे पलायन रुकेगा, साथ ही भारत को शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र भी बनाया जा सकेगा। आप लोगों के क्या विचार हैं? देखिए भैया, परीक्षा आपको देनी है, समझ रहे हैं? प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको देनी है, इंटरव्यू आपको देना है, तो आप ही कुछ राय दिया करिएगा। ये राजनीति की बातें हो रही झारखंड के संदर्भ में। सेहत बचाने को बड़े टैक्स दर। ये आप देखते हैं कि जो शनिवार को होने जा रही जीएसटी परिषद की बैठक बहुत महत्वपूर्ण। जीएसटी 2017 में आया था कर। इस बैठक पर लोगों की नजरें इसलिए हैं क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार इसमें एक नए तरह के टैक्स पर विचार किया जा रहा है, या सिन टैक्स, या बुरी चीजों पर लगने वाला टैक्स, तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय पर लगाने जाने का प्रस्ताव। यह प्रस्ताव बहुत ठोस रूप ले चुका है। इससे पहले जीएसटी परिषद ने करों को और ज्यादा तार्किक बनाने के लिए 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह बनाया था। मंत्रियों के इस समूह को जिम्मा दिया गया था कि वह लोगों के हितों में नए उपाय सुझाए। और इसने जो सुझाव दिए उसमें कहा गया है कि पढ़ाई में काम आने वाले नोटबुक, आम लोगों की पहुंच वाले सस्ते रेडीमेड कपड़े और जरूरतों में शामिल हो चुके बोतल में पानी आदि पर जीएसटी घटाया जाए। और सभी जानते हैं कि विकास की राह पर खड़े भारत को बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए इसने ऐसे उत्पादों पर कर बढ़ाने की सिफारिश की जो लोगों के स्वास्थ्य पर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। अब तंबाकू पर कितना भी, गुटखे पर, बीड़ी सिगरेट पर कितना भी टैक्स बढ़ा दीजिए, दारू पर कितना भी टैक्स बढ़ा दीजिए, लोग फिर भी पिएंगे। अगर हम तंबाकू उत्पादों के बारे में बात करें तो इसका उपयोग अनेक जानलेवा बीमारियों, असामयिक मृत्यु दुनिया के सबसे बड़े कारणों में से एक है। भारत जैसे विकासशील देश इसका दुष्प्रभाव ज्यादा गंभीर रूप से पड़ता है। तंबाकू से होने वाली मौतों में से लगभग 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। उधर भारत सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है जिसके तहत 2030 तक सबको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना है। इसके तहत आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ तंबाकू का व्यापक उपयोग कैंसर, हृदय रोग जैसी खतरनाक बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा देती है, जिससे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को चलाने में सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। और यह सभी मानते हैं कि तंबाकू का उपयोग वैश्विक लोक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दूर किया जा सकने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो जीवन यानी भारी सामाजिक एवं आर्थिक बोझ का कारण बनता है। इसी को देखते हुए दुनिया एकजुट होकर इसका समाधान तलाशने की पहल कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इस वैश्विक पहल को दिशा दिखाता है। इस वैश्विक संधि का प्रमुख घटक है कि तंबाकू पर प्रमुखता से टैक्स लगाना। टैक्स को तंबाकू की खपत कम करने और इसके हानिकारक प्रभाव को घटाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। भारत में अपेक्षाकृत कम टैक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा करता है कि तंबाकू के खुदरा मूल्य का कम से कम 75% हिस्सा कर के रूप में होना चाहिए। WHO के अनुमान के अनुसार निम्न आय वाले देशों में सिगरेट की एक सामान्य पैक के खुदरा मूल्य का लगभग 56.5% हिस्सा ही टैक्स होता है। भारत में यह आंकड़ा इसी के आसपास यानी 57.6% है। और ये आप देखिए 85 mm लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट के 20 सिगरेट वाले पैक MRP 340 में टैक्स केवल 59% है। इसी तरह 65 mm से 70 mm लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट के 20 सिगरेट वाले पैक में MRP 100 पर टैक्स केवल 51% है। मशीन से बनी बीड़ी के मामलों में तो MRP का केवल 22% हिस्सा ही कर है। यह साफ है कि भारत अभी भी तंबाकू उत्पादों पर WHO की बताई टैक्स की दर से काफी पीछे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स में कंपनसेशन सेस यानी कि मुआवजा अधिभार का हिस्सा काफी है। उपकर मूल रूप से 2017 5 साल के लिए लगाया गया था, 2022 तक खत्म हो जाना था, लेकिन पहले कोविड की वजह से और अब हाल में एक और निर्णय के तहत इसे बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया। ऐसे में कंपनसेशन सेस हटने पर तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बहुत घट जाएगा। भारत में तंबाकू के बहुत तरह के उत्पाद उपयोग किए जाते हैं, जिनमें बीड़ी, सिगरेट जैसे धूमपान वाले उत्पाद के साथ ही चबाने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। परंतु WHO की ओर से सुझाए गए दरों से सिगरेट पर लगाया जाने वाला टैक्स बहुत नीचे है। दूसरे उत्पादों की तो बात ही क्या की जाए। वैसे भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी आप देखते हैं कि सरकार को यह कहा गया कि वह तंबाकू, शराब और दूसरे हानिकारक
खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाते हुए, या आप देखिए स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभाव पर विचार करें। इसी तरह स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। संसदीय समिति ने साफ माना है कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। सरकार को इस संबंध में कदम उठाने को भी कहा है। जीएसटी परिषद को इन गंभीर पहलुओं पर ध्यान देकर तंबाकू उत्पादों और शीतल पेय पर टैक्स स्लैब को 40% से अधिक करके इन्हें लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर करना चाहिए। इससे इन नुकसानदेह उत्पादों का उपयोग घटेगा और उससे जुड़े इलाज का खर्च भी कम होगा। इससे WHO की सुझाई कर दरों को हम पा सकेंगे। साथ ही भविष्य में कंपनसेशन से इसको समाप्त किया जाता है तो अचानक से कोई बड़ा झटका भी नहीं लगेगा। और इस तरह से आप देखें, ये संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। हर हाल में अपना सुझाव आप लोगों को देना है, ये मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताइएगा।